बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 में जो भी सवाल बचे हैं उन सबको आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली 4.2 का पांचवा सवाल सबसे पहले हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं का मतलब यह हुआ कि हमें समकोण त्रिभुज का ऊंचाई और आधार हमें प्राप्त करना है, निकालना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाते हैं और फिर उस चित्र की सहायता से सवाल को हम लोग हल करेंगे। आइए देखा जाए। तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है बेटा जी, ये आपका हल हो गया। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। बात समझ में? ए बी सी कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, 90 अंश। ठीक बेटा जी। अच्छा, अगर हम इस कोण को थीटा मान लें तो कोण थीटा के सामने की भुजा लंब या ऊंचाई कहलाती है। तो बेटा जी ये आपका हो गया ऊंचाई। ठीक है ना, ये आपका ऊंचाई है, या इसी को हम लोग लंब भी कहेंगे बेटा जी, लंब। ठीक है ना। और कोण थीटा जिस भुजा के साथ बनी होती है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं भैया, बेस कहते हैं, आधार। इसके बाद कोण 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है ना, ये आपका हो गया कर्ण। कोण 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है ना, ये आपका हो गया कर्ण। चलिए भैया देखा जाए। अब सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात ये AC इसके आधार अर्थात आधार AB आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ऊंचाई ये कम है आधार से 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। अगर हम आधार को मान लें, यदि हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। अरे भैया, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो अगर हम आधार को x मान लें और कहा कि जो ऊंचाई है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम आधार में से 7 सेंटीमीटर को घटा दें तो यही x - 7 सेंटीमीटर यही ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी, लंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा जी, इसी बात को हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो लिखेंगे माना, मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x है, तो समकोण त्रिभुज की का ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा भैया x - 7 सेंटीमीटर। ठीक भैया, ये हम लोग यहाँ पे इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि कर्ण का जो माप दिया गया हुआ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा, और ये जो बेटा कर्ण दिया गया है, ये कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ये सवाल में पहले से हमें पता है।
ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग एक नियम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। क्या होता भैया? देखा जाए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी हम पाइथागोरस प्रमेय से यहां से जो है एक समीकरण को बनाएंगे। तो अब हम लोग यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बेटा, होता क्या है? होता है लंब का वर्ग या आधार का वर्ग, ऊंचाई होगी, ऊंचाई, लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, यहां पे हमने लिखा है, ठीक ना। तो ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बराबर होता है कर्ण का वर्ग। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब हम लोग इसी में इसके मान को रखेंगे। ठीक है, देखा जाए तो भैया की ऊंचाई है x माइनस 7, चूंकि इसका वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद आधार है x, आधार का वर्ग है तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर भैया कर्ण का वर्ग, और कर्ण है 13 तो भैया की हो जाएगा 13 का स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलिए, अब जो है इसे हम लोग तोड़ेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है। तो अब हम लोग a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको तोड़ेंगे। भैया हम लोग जानते हैं कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये बराबर होता है पहले पद का वर्ग मतलब a स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब b का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 2ab। जस्ट लाइक यह इसी तरह है, x a के स्थान पे है, 7 b के स्थान पे है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। अब हम लोग इसको इसी के आधार पर तोड़ेंगे। आइए तोड़ा जाए भैया, इसको मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए देखा था भैया, चलिए तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2 गुणे पहला पद x फिर गुणे दूसरा पद 7, भैया प्लस आपका ये x स्क्वायर पहले से है बराबर 13 का स्क्वायर, 13 का 2 घात है तो 13 का गुणा 2 बार होगा, ठीक है ना। तो 13 गुणे 13 तो हो जाएगा 169। अगर हम 13 का गुणा 13 में करें तो हमें 169 प्राप्त होगा, मिलेगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, तो देखा जाए एक्स स्क्वायर भैया ये हो जाएगा 749, चूंकि 7 का वर्ग है तो 7 गुणे 7 भैया 749 हो जाएगा माइनस 2 सते 14 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। भैया ये दोनों एक जात के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 14 एक्स, ये आपका 49 है प्लस 49 है। अब देखिए बराबर के दाएं तरफ 169 है और इसका चिन्ह प्लस है, तो अब हम चाहते हैं कि 169 बराबर के बाईं तरफ आ जाए। तो जब हम 169 को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना भैया, ये पक्षांतर का नियम है। हो जाएगा माइनस 169, यहां बचेगा 0, ठीक है।
तो हो जाएगा 2x² माइनस 14x। देखा जाए, अब देखिए यहां पर 169 का चिन्ह माइनस है, 49 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो अब हम लोग 169 में से 49 को घटाएंगे, तो 9 में से 9 जाए 0, 6 में से 4 जाए 2, और आपका ये भैया 1 बराबर 0। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्योंकि जो 120 बचा है वह 120 169 का बचा है, और चूंकि 169 का चिन्ह माइनस है इसलिए 120 का चिन्ह माइनस रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 120 169 से पैदा हुआ है, इसलिए जो चिन्ह 169 का रहेगा वही चिन्ह 120 का रहेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 14 है, यहां पे 120 है, ये यहां पर 2 कॉमन हो सकता है। ठीक है ना, अब हम लोग यहां पर 2 कॉमन लेंगे, तो भैया जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा x² माइनस 2 सते 14 x माइनस 2 छक 12 बराबर 0। देखा जाए 2 यहां पर क्या है, गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। 2 यहां गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, मतलब 0/2। तो जब हम लोग 0 में 2 से भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखिए यह आपका द्विघात समीकरण बन गया जो कि बिल्कुल सरलतम रूप में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या नियम है? नियम यह है कि बिना चर पद वाला संख्या क्या है, 60 है, तो बिना चर पद वाला संख्या का गुणा x² के गुणांक में करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर x² का गुणांक 1 है जो कि छिपा है, तो अब हम लोग 60 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 में, तो 60 एकम 60 है। बात समझ में आई? अच्छा, अब चलेंगे आगे। 60 का चिन्ह माइनस है और यक्स का गुणांक 7 है, तो चूंकि 60 का चिन्ह माइनस है इसलिए 60 का हम ऐसा 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो। बात समझ में आई? चलिए तो ठीक है ना, तो अब हम लोग 60 का ऐसा 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें 7 मिल जाए। चूंकि बेटा 60 का चिन्ह माइनस है इसलिए हम 60 के दोनों खंडों को आपस में घटाएंगे। तो देखा जाए, देखिए अब हम माइंड लगाएंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि कौन सा ऐसा 2 खंड ढूंढें ताकि इनको घटाने पर 7 मिल जाए। जबकि 60 के कई 2 भाग कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन हमें उन भागों की आवश्यकता है जिनको घटाने पर हमें 7 मिल जाए। मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, क्या हम लोग 60 को लिख सकते हैं 12×5=60, 12×5=60। तो अब 60 के 2 खंड हो गए, कौन कौन भैया, 12 और 5। अगर हम 12 में से 5 को घटाएं मेरे प्रिय बच्चों तो हमें मिल जाएगा 7। बात समझ में आई? अब हमें इसी 7 के बराबर इसको लाना था, तो अब हम लोग 7 के स्थान पर 12-5 लिख सकते हैं। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? हम लोग 7 के स्थान पर 12-5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आप यहां तक इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसको इसको क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं। ठीक है ना, चलिए हो गया बेटा जी, मिटा दें इसको। बेटा बिल्कुल हम जड़ से, कोई भी सवाल हो हम जड़ से समझाते हैं, और ये मेरा अपना वादा होता है, प्रयास होता है कि हम सारे मैटर को आपके माइंड में घुसेड़ दें और वह कभी आपको भूलेगा ही नहीं। ये मेरा अपना प्रयास होता है, इसीलिए हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं ताकि कोई
जो लड़का बिल्कुल मैथमेटिक्स जानता नहीं है उसको भी मैथमेटिक्स आ जाए, ये मेरा अपना हमेशा प्रयास होता है। ठीक बेटा जी, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे प्रिय बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है भैया, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, हाथ जोड़ करके आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। ठीक है बेटा, चलिए देखा जाए। तो देखा जाए, चलिए इसको मिटाएंगे आपसे। तो ये आपका हो गया। देखिए भैया, अब हम लोग इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस, यक्स को हम पहले लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखा जाए। सॉरी, हाँ ठीक ठीक। अब 7 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 12-5। यहां पे लिखेंगे 12-5 कोष्टक बंद, फिर आपका है -60 बराबर 0। बात समझ में? अच्छा, अब देखा जाए। यक्स और इस कोष्टक मतलब 12-5 और यक्स के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। अब हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, फिर हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, लेकिन चिन्ह के साथ। आइए किया जाए। तो यहां पर यक्स स्क्वायर है। ठीक बेटा, चलिए अब हम यक्स का गुणा करेंगे 12 में, लेकिन यक्स का गुणा 12 में करने से पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे। चिन्ह का गुणा किया जाता है। यक्स का चिन्ह माइनस, 12 का चिन्ह प्लस। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में, उत्तर आता है माइनस। और जब यक्स का मल्टीप्लाई मतलब गुणा जब 12 में करेंगे तो भैया जी हो जाएगा 12 यक्स। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे चलेंगे। अब यक्स का गुणा अर्थात मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 5 में। तो लेकिन यक्स का गुणा 5 में करने से पहले चिन्ह का गुणा हम लोग करेंगे। तो यक्स का चिन्ह माइनस, 5 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है प्लस। प्लस प्लस या प्लस। और जब यक्स का गुणा मतलब मल्टीप्लाई 5 में होगा तो आ जाएगा भैया 5 यक्स, ये आपका -60 बराबर 0। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग दो दो का जोड़ा बनाएंगे मेरे प्रिय बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। यहां पे यक्स की 2 घात, यहां पर यक्स की 1 घात, मतलब यक्स कॉमन हो जाएगा। क्योंकि यक्स दोनों में है उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चूंकि यक्स जब दोनों में है तो हम लोग यक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहां पे 12 है, यहां पे कोई संख्या नहीं है तो कोई संख्या कॉमन नहीं होगा, केवल यक्स कॉमन होगा। और यक्स की छोटी घात ही कॉमन होगी। इसमें यक्स की छोटी घात 1 है, अर्थात इसमें से यक्स कॉमन हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यहां पर यक्स की 2 घात है, अर्थात यक्स गुणे यक्स। जब यहां से 1 यक्स निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा 1 यक्स। बात समझ में आई? लिखेंगे माइनस। यहां पे 12 यक्स है, जब यहां से यक्स निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा 12 कोष्टक बंद। बात समझ में आई? अगला, यहां पर 5 यक्स है, यहां पे -60 है। चूंकि यहां पे यक्स है, यहां पे यक्स नहीं है तो यक्स कॉमन नहीं होगा। यहां पे 5 है, यहां पे 60 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। 5 5 से कट जाएगा और 60 भी 5 से कट जाएगा। हम लोग यहां पर 5 कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा यक्स माइनस। और जब हम लोग 60 में भाग देंगे 5 से तो आ जाएगा भैया 12। देखिए 5 कम 5, तो 6 में से 5 जाए 1, ये 0 हुआ 10, फिर 5 दूना 10 बराबर भैया 0। बात समझ में आई? चलिए ठीक बेटा जी। अच्छा, अब देखिए पूरे में यक्स -12 कॉमन है। ठीक है ना, देखिए यहां भी यक्स -12 है, यहां भी यक्स -12 है। अब हम लोग यहां पर यक्स -12 को कॉमन लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे यक्स -12
तो देखा जाए बेटा, जब हम यहां से x माइनस 12 को निकालेंगे ऐसे, ठीक ऐसे, यहां से बच जाएगा x, और जब यहां से हम लोग x माइनस 12 को निकालेंगे, यहां से बचेगा प्लस 5 बराबर 0। बात समझ में आई बेटा जी? चलिए, बिल्कुल बेटा जड़ से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए देखा जाए तो चलिए भैया, अब देखिए, अब ये दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते या शून्य के बराबर नहीं हो सकते, ये बारी बारी या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा। अब हम इसे बारी बारी शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है? आइए देखा जाए, लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? देखा जाए, देखिए ये -12 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक बेटा जी? यहाँ पे शून्य है तो जाएगा 0 प्लस 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, ठीक है ना? चलिए, इसी प्रकार जब x प्लस 5 बराबर 0, तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा? देखा जाए, यहां पे +5 है, जब ये +5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, भैया जो जाएगा -5, ठीक है ना? तो x बराबर आपका जाएगा -5। तो देखा जाए यहां पर x का मान आ रहा है -5, तो निगेटिव वाली संख्या हम लोग नहीं लेंगे, जो संख्या ऋण के साथ आती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि किसी भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे कोई खेत हो, चाहे कुछ भी हो, उसका लंबाई ऋण में नहीं हो सकता, उसका लंबाई हमेशा धनात्मक में ही होता है बेटा। इसलिए हम लोग इस x बराबर -5 को छोड़ेंगे। ये जो x का मान धन 12 आया है, इसी को लेकर के हम सवाल को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना? अब देखा जाए तो चूंकि हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है और x का मान आया है 12, यही क्या है? आधार हो गया। मतलब आधार आपका आ गया बेटा जी 12, तो ऊंचाई क्या होगा बेटा जी? ऊंचाई बराबर आपको हो जाएगा, ऊंचाई का मान क्या है? x माइनस 7, ठीक है ना? अब जहां पे x है वहां पे हम लोग रखेंगे 12, तो यहां पर जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 आ जाएगा। भैया जी ये 5 आ गया ऊंचाई और 7 आपका आ गया आधार, यही हमको लाना था, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब आप इस सवाल को बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो हो गया इसको मिटा दें, ओके, देखा जाए, हो गया? चलिए चलिए भैया देखा जाए, ये प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए, ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? देखिए सवाल यह कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हम लोग इसी को सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक दिन में x बर्तनों का निर्माण करता है। क्या?
कुटीर उद्योग। ठीक है ना, आइए लिखा जाए, देखा जाए। तो देखेंगे, लिखेंगे मान लिया, हल में मान लिया कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स बर्तनों का निर्माण करता है। यक्स बर्तनों का निर्माण मतलब बनाता है, करता है। ठीक है ना। अच्छा, देखा जाए। अब ये कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या अर्थात यक्स, चूंकि हमने माना है कि एक दिन में यक्स बर्तनों का निर्माण होता है, करता है। ये कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या? निर्माण लागत। मतलब प्रत्येक नग का निर्माण लागत बर्तनों की संख्या मतलब यक्स के दुगने से 3 अधिक है। अब हम लोग प्रत्येक नग का निर्माण लागत निकालेंगे। आइए लिखा जाए, तो देखा जाए। लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया बराबर भैया। ये कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के, किस दिन, अर्थात जो एक दिन में बर्तन, जो कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तन की संख्या को बनाता है, उस दिन बने बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो भैया जी बर्तनों की संख्या यक्स है, तो इसका दुगना हो जाएगा 2 यक्स, दुगने से 3 अधिक है। ठीक ना, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत, कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी, ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ? ये तो प्रत्येक नग का मतलब एक बर्तन की लागत है। एक बर्तन में जितना पैसा लगता है वह पैसा है 2 यक्स प्लस 3। चूंकि यक्स बर्तन हमने माना है, तो ये एक बर्तन का दाम है, तो यक्स बर्तन का दाम क्या होगा? यक्स गुणे इतना। अरे भैया मान लीजिए कि एक आम का दाम 5 रुपया, तो भैया 5 आम का दाम क्या होगा? 5 गुणे 5। उसी प्रकार एक बर्तन का लागत 2 यक्स प्लस 3 रुपया है, इसलिए यक्स बर्तन का लागत क्या होगा? भैया जी हो जाएगा, लिखेंगे कुल लागत, लिखेंगे यक्स बर्तनों का लागत भैया जो हो जाएगा यक्स गुणे 2 यक्स प्लस 3। और जो टोटल बर्तन में जो पैसा लग रहा है वह 90 रुपया दिया है। मतलब यक्स बर्तनों को बनाने में जो पैसा लग रहा है वह 90 दिया है। यही 90 इस के बराबर हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यह भी, ये टोटल का टोटल यक्स बर्तनों को बनाने में लगा रुपया है, और यही रुपया 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा यक्स 2 यक्स प्लस 3 बराबर भैया 90। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग इसी को हल करेंगे, यहां से यक्स के मान को निकालेंगे, फिर हम लोग यहां पर उसके मान को रखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। मतलब
निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत हमको मिल जाएगा और बर्तनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, देखा जाए। देखिए भैया, अब हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, फिर हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो जब यक्स का देखिए भैया, हर जगह प्लस प्लस है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में तो हमें प्लस ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट जो है यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, फिर हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो देखा जाए, जब यक्स का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे 2x में तो हो जाएगा भैया 2 यक्स की 1 घात, यक्स की 1 घात, यक्स की 2 घात। बात समझ में? अच्छा, जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, भैया जी यक्स का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस तो प्लस में उत्तर आएगा प्लस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई होगा 3 में भैया उत्तर आ जाएगा 3 यक्स। बात समझ में आई? बराबर आपका 90 है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो ये प्लस 90 है ये बराबर के बाएं तरफ आ जाए, तो भैया जी इसका चिन्ह बदल जाएगा। 90 का चिन्ह यहाँ पे क्या है? प्लस। जब ये 90 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक बेटा जी, इसका 90 का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। कब? जब 90 बराबर के बाईं तरफ आएगा। हो जाएगा भैया जी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर भैया 0। ठीक है ना। चलिए देखा जाए। ठीक है भैया, अब यह द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भैया, फिर वही नियम। क्या नियम? अब ये देखेंगे कि इसमें बिना चर पद वाला संख्या क्या है? 90 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। अब हम लोग 90 का गुणा करेंगे 2 में, भैया 90 दूना 180 हो जाएगा। क्यों भैया? 90 दूना 180 हो जाएगा। चलिए अब देखा जाए, चूंकि 90 का चिन्ह माइनस है और यक्स का गुणांक 3 है, तो जब 90 का चिन्ह माइनस है इसलिए अब 180 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको घटाने पर 3 मिल जाए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, तो अब हम 180 का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके गुणनखंडों को आपस में सेट करके ऐसा दो खंड बनाएंगे जिनको घटाने पर हमें 3 मिल जाए। आइए हम लोग सबसे पहले 180 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखा जाए तो भैया जी चूंकि लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा। 2 9 18 शून्य, भैया लास्ट में शून्य है, यह 90 अभी भी 2 से कट जाएगा। तो काटो भैया, इसको काटो। 2 चौके 8, 9 में से 8 जाए 1, ये शून्य हुआ 10, 2 25 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वह विषम संख्या है। ठीक है ना। ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए। 3 एकम 3, 4 में से 3 जाए 1, ये 5 हुआ 15, 3 25 15। अभी यह 15 3 से कट जाएगा, तो 3 25 15, और ये 5 कटेगा 5 से, 5 एकम 5। अब हमें इसको सेट करना है। ठीक है ना। तो देखा जाए, अब हमें इसको आपस में ऐसा मल्टीप्लाई करके, ऐसा गुणा करके सेट करना है, दो खंडों में सेट करना है ताकि इनको घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए। आइए सेट करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। अगर हम इनको साथ में ले लें और इनको एक साथ ले लें तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, मतलब 15 ये गुणे 12, ये बराबर 180 क्या आएगा? बात समझ में आई? अगर हम 15 में से 12 को घटाएं तो हमें 3 मिल जाएगा। आ गया भैया। अब 180 का दोनों खंड हमें मिल गया। कौन कौन? 15 और 12। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम 15 में से 12 को घटाएं तो मेरे प्रिय बच्चों हमें 3 मिल जाएगा। अब हम लोग इस 3 के स्थान पे 15 माइनस 12 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए देखा जाए, तो अब हम लोग जो है यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और x को पहले लिखेंगे। ठीक है, इस 3 के स्थान पे लिखेंगे
15 माइनस 12 कोष्टक बंद, फिर आपका हो जाएगा -90 बराबर 0। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं तो यहां लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? देखा, चलिए, ये आपका हो जाएगा 2x²। देखो भैया, अब हम लोग यहां पर यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए भैया, यक्स और 15 माइनस 12 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। अब हम लोग यक्स का गुणा करेंगे 15 में, फिर हम लोग यक्स का गुणा करेंगे 12 में, लेकिन चिन्ह के साथ। ठीक बेटा, देखा जाए, देखिए, यक्स का चिन्ह प्लस है, 15 का चिन्ह प्लस है, जो कि छिपा है। जब हम लोग प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्लस ही प्राप्त होगा, और जब हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो भैया जी आ जाएगा 15 यक्स। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद अब हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, क्योंकि यक्स का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह माइनस है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो आ जाएगा 12 यक्स, भैया -90 बराबर 0। बात समझ में आई? इसके बाद ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग यहां पर दो दो का बनाएंगे जोड़ा, ये भैया ये भैया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक मिनट भैया, यहाँ पे ये 12 यक्स रहेगा, ठीक है, 12 यक्स -90 बराबर 0, ठीक है ना? चलिए, देखा जाए, यहां पे 2 है, यहां पे 15 है, तो 2 2 से तो कट जाएगा, मगर 15 2 से नहीं कटेगा, अर्थात यहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं होगा। यहां पे यक्स की 2 घात है, यहां पे यक्स की 1 घात है, तो यक्स आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहां से भैया जब हम लोग यक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2 यक्स, और यहां पर भैया बचेगा 15, कोष्टक बंद। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग इसमें ऐसा कॉमन लेंगे ताकि हमें अगले वाले कोष्टक में यही सेम क्या 2x + 15 ही प्राप्त हो, ठीक है ना? तो देखा जाए, देखिए भैया, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, अब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 90 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 90 है भैया, तो देखिए 6 से 12 कट जाएगा, और 6 से 90 भी कट जाएगा, तो हम लोग 6 को कॉमन लेंगे। जब हम लोग -6 से भाग देंगे -12x में, भैया 6 दूना 12 प्लस, देखिए भैया, जब हम लोग भाग देंगे माइनस से माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब भाग देंगे 6 से 90 में तो भैया 6 एक कम 6, 9 में से 6 जाए 3, ये 0 हुआ 30, फिर 6 पंचे भैया बराबर 0, ठीक है ना? अब देखिए पूरे में यक्स, ये 2x 2x + 15 यहाँ है, और 2x + 15 यहाँ है, तो जो है 2x + 15 आपका कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x + 15, जब कॉमन लेंगे तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -6 बराबर 0, ठीक है ना? अब देखा जाए, देखिए भैया, दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं, मतलब या तो ये शून्य हो सकता है या तो ये शून्य हो सकता है। अब हम लोग बारी बारी से इसको शून्य के बराबर करेंगे, फिर हम लोग वहां से यक्स के मान को निकालेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग, चूंकि हमारे पास जगह है नहीं, इसको हम यहां से मिटाएंगे, ठीक है? चलिए, अभी थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी जगह है। तो देखा जाए, लिखेंगे यदि 2x + 15 बराबर 0 भैया, तो 2x बराबर हो जाएगा 0। देखिए, ये +15 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, भैया हो जाएगा -15, ठीक है ना? तो आपका आ जाएगा -15, मतलब 2x बराबर आपका आ जाएगा -15, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया -15। देखिए, यहां पर 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा, मतलब बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, देखा जाए, ये इसको यहां मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए,
तो यक्स का मान आ गया मेरे प्रिय बच्चों -15/2 भैया। देखिए चूंकि यक्स का मान निगेटिव में आ रहा है, ऋण के रूप में आ रहा है, तो चूंकि जो संख्या ऋण के रूप में आती है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब चलेंगे ये वाला, ठीक है ना, लिखेंगे यदि यक्स -6 बराबर 0 तो यक्स बराबर भैया क्या हो जाएगा 0। देखा जाए ये -6 है, जब ये -6 बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, भैया हो जाएगा +6, मतलब यक्स का मान आ जाएगा 6, ठीक है ना। चूंकि यक्स का मान धन 6 आया है, यक्स का मान धन 6 आया है, तो अब हम लोग इसी को लेकर के सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। भैया देखा जाए चूंकि हमने शुरू में ये माना था कि मान लिया कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स बर्तन निर्माण करता है और यही यक्स का मान आया 6, मतलब यही 6 बर्तनों की संख्या हमें मिल गई, ठीक है ना। लिखा जाए बर्तनों की संख्या बराबर भैया 6, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या भैया, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया है और यह भी हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आइए अब हम लोग इसके मान को निकालते हैं भैया। देखा जाए अब हम लोग यहां पर यक्स के मान को रखेंगे, देखा जाए लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया, निर्माण लागत रुपया बराबर भैया आ जाएगा 2x + 3, ठीक है ना, 2 गुणे यक्स भैया, यक्स का मान आया है 6, तो यहां लिखेंगे 6 और +3, तो 6 दूना 12 + 3, 12 + 3 माने 15, ये आपका है, ठीक है ना। तो 15 आपका आ गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया, और जो है 6 जो आया है यह एक दिन में बने यक्स बर्तनों की संख्या है। तो आज जो है यहां पर इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का टोटल सवाल हल हो गया। अब हम अगला प्रश्नावली मतलब अगले प्रश्नावली को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।